गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम अपनी सितीश बुक का चैप्टर 4 में जो कविता है आत्मकथ्य उसको पढ़ेंगे। ये कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी के सुंगनी साहू के प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में दाखिला भी लिया था, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण ये 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। इसके बाद इनकी जो संस्कृत, हिंदी और फारसी की जो पढ़ाई है वो इन्होंने घर पर रहकर ही की। ठीक है। इनके जो पिता हैं वो बहुत ही उदार हृदय के व्यक्ति थे और धर्मपरायण भी थे। और बालक जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्हें घुड़सवारी और कसरत सीखने का बहुत बड़ा शौक था। छोटी आयु में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। इतना ही नहीं, जब वो 17 वर्ष के हुए थे तो उनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने जीवन में 3 विवाह किए थे और जीवन में कठोर परिश्रम करने के कारण उनका जो स्वास्थ्य है वो दिन ब दिन गिरता चला गया और वे तपेदिक के रोगी बन गए। अंत में 15 नवंबर 1937 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इनकी रचनाओं में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। इसके अलावा जो नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, कहानियों में काव्य कला तथा अन्य चीज़ें भी शामिल हैं। जयशंकर प्रसाद की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो क्या है कि ये जो भी कविताएं लिखते थे वो ज़्यादातर प्रेम और सौंदर्य पर आधारित होती थी और यथार्थ जीवन से संबंधित होती थी। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत तत्सम शब्दावली का प्रयोग करने के साथ हिंदी भाषा में लिखना ये पसंद करते थे। तो चलिए, और इनकी जो ये आत्मकथ्य कविता है ये 1932 में प्रेमचंद का एक पत्रिका निकलती थी हंस, उसमें इन्होंने अपना इस कविता को पब्लिश करवाया था। तो चलिए अब हम अपनी इस कविता के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब मुझे कवि लोग अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में कहते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कि मेरा मन रूपी जो भंवरा है वो गुनगुना कर अर्थात धीरे से बोलकर कौन कहानी यह अपनी, ना जाने मेरे जीवन से जुड़ी हुई कितनी कहानियों को कह जाता था। अर्थात जब मुझे आत्मकथा लिखने के लिए कहा जाता था तो मेरे जीवन से जुड़ी हुई असंख्य कहानियाँ स्मृति बनकर मेरे सामने आ जाती थी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मेरे जीवन रूपी वृक्ष की। मतलब जब मुझे आत्मकथा लिखने के लिए कहा जाता था तो मैं क्या महसूस करता था कि मेरा जो जीवन रूपी वृक्ष है उसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा कर गिर रही है। अर्थात क्या है कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ मुसीबतों को ही देखा है और इन मुसीबतों का कभी अंत नहीं हुआ। एक के बाद एक ये मुसीबतें आती ही रही। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीली, अनंत का मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। नीलिमा का मतलब नीला आकाश। इस कभी ख़त्म न होने वाले नीले आकाश की तरह इस साहित्य रूपी आकाश में असंख्य अर्थात अनगिनत कवियों ने जीवन इतिहास का मतलब अपनी आत्मकथा लिखी है, अर्थात अपने जीवन रूपी इतिहास का वर्णन किया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, और इनकी आत्मकथा को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि इन आत्मकथा के जरिए इन कवियों ने जो बुराइयां थी उन पर कटाक्ष किया है, जिसे पढ़कर लोग मजाक उड़ाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, इसके बावजूद भी तुम ये चाहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं का, अपने जीवन में मैंने जिन मुसीबतों का सामना किया उनका वर्णन मैं करके तुम्हें सुनाऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। हो सकता है कि मैं अपनी आत्मकथा में इन मुसीबतों का, उन कमजोरियों का वर्णन करूं, तो उसे सुनकर हो सकता है तुम सुख का अनुभव करो, लेकिन तुम्हें क्या पता चलेगा कि मेरी जो जीवन रूपी गागर है, जो जीवन रूपी मटकी है, वो खाली की खाली रह गई है। अर्थात मुझे साहित्य में जितनी उपलब्धि मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पाई। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले
अगर मैं आत्मकथा लिखूं तो ऐसा ना हो कि उसे पढ़कर तुम ऐसा महसूस करो कि इस जीवन रूपी मटकी को खाली करने वाले लोग तुम ही हो। अर्थात आज जो मैं अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाया, कहीं ऐसा ना हो तुम अपने को ही इसका कारण समझने लगो। अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। कवि फिर बोलते हैं कि मेरी आत्मकथा अगर मैं लिखता हूँ तो उसे पढ़कर कोई कहीं तुम्हें ऐसा महसूस ना हो कि इस आत्मकथा के जरिए तुम्हें यह महसूस ना हो कि मेरे जीवन रूपी रस का मतलब है कि मेरे काव्य को चुराकर अपने काव्य को समृद्ध करने वाले तुम अपने आप को ना समझने लग जाओ। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब कवि आगे क्या बोलते हैं कि यह विडंबना, अब कवि अपने स्वभाव की सरलता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरा स्वभाव हमेशा से ही सरल रहा है, मैं एक सीधा साधा इंसान रहा हूँ और आज अपने ये जो सरलता है मेरे स्वभाव की, ये मेरी कमजोरी भी रही है। लेकिन आज अगर मैं अपने इस स्वभाव की सरलता का मजाक उड़ाता हूँ तो ये मेरे लिए विडंबना अर्थात दुर्भाग्य की बात होगी। भूले अपनी या प्रवंचना, भूले अपनी मतलब मैंने अपने जीवन में जो गलतियाँ की हैं, या प्रवंचना का मतलब या दूसरों ने अर्थात जो मेरे अपने मित्र थे उन्होंने मेरे साथ जो धोखा किया है, अगर मैं उसके बारे में आत्मकथा में लिखता हूँ औरों की दिखलाऊं मैं, मतलब अपनी आत्मकथा में लिखकर दूसरों को दिखाता हूँ उज्जवल गाथा, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैंने मधुर चांदनी रातों में जो अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताया था उसकी उज्जवल गाथा अर्थात उसके बारे में मैं लोगों को कैसे बताऊं, ये ठीक नहीं होगा क्योंकि ये तो मेरी निजी संपत्ति है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मतलब मधुर चांदनी रात में जब मैं अपनी प्रेमिका के साथ बैठकर खिलखिलाकर हंसता था अर्थात जीवन के सुखद पलों को महसूस करता था, तो मैं उन बातों को दूसरे लोगों को क्यों बताऊं। मिला कहाँ वे सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जा गया। मैंने जिन सुख रूपी सपने देखे थे, मिला कहाँ वह सुख जिसका, मतलब कि जो मैंने सुख रूपी सपने देखे थे वो तो मुझे कभी मिले ही नहीं। अर्थात जिन सुख रूपी सपनों को देखकर मैं जाग जाता था वो तो कभी मुझे मिले नहीं। अर्थात साहित्य के क्षेत्र में मैं जितना आगे बढ़ना चाहता था उतना तो मैं आगे कभी बढ़ ही नहीं पाया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गई। आलिंगन में आते आते अर्थात मेरे जो सपने थे वो मेरी बाहों में आते आते मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन्हें अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन वो मुस्कुराकर भाग जाते थे। कहने का मतलब यह है कि कभी जैसे ही अपनी प्रेमिका को लेने के लिए बाहें आगे फैलाता था तो वो मुस्कुराकर भाग जाती थी। अर्थात कवि को अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिली। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके अरुण कपोलों, यहाँ कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि अरुण कपोलों का मतलब क्या होता है, लाल लाल गाल। मेरी प्रेमिका के गाल इतने लाल सुंदर थे, इतने मतवाले थे कि उनको देखकर ऐसे लगता था कि अनुरागनी प्रेममयी, अनुरागनी का मतलब होता है प्रेम से भरी हुई उषा भी निज सुहाग, यहाँ सुहाग का मतलब लालिमा से है और मधुमाया का मतलब मधुरता है। मतलब मेरी प्रेमिका के लाल लाल गालों को देखकर ऐसे लगता था कि प्रेममयी उषा भी अपनी लालिमा अपनी मधुरता इन्हीं से ले रही हो। आगे देखिए, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। अब उसकी मतलब जो कवि की प्रेमिका की जो यादें हैं वही एक तरह से पाथ्य बनी हैं। पाथ्य का मतलब होता है जब हम कहीं जाते हैं तो अपना भोजन वगैरह साथ में लेकर जाते हैं और वो भोजन एक तरह से सहारे का काम करता है। तो कवि जब अपने जीवन रूपी यात्रा में सफ़र करते हुए एक यात्री की तरह थक जाता था, पंथा मतलब पीड़ा, जब थक जाता था, पंथा का मतलब होता है रास्ता,
अपने जीवन रूपी रास्ते पर यात्रा करते हुए जब वह थक जाता था, तो उसकी प्रेमिका की जो ये यादें थी, ये उसके लिए पाथ्य अर्थात सहारे का काम करती थी। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, तुम मेरी इस मन रूपी जो जो उधड़ी है, जो मेरे मन की जो पीड़ा है, अगर उसको उधेड़ कर देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो मतलब तुम्हें मेरी इस पीड़ा से क्या हासिल होगा? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जीवन तो बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ खास नहीं है, अर्थात मैंने कोई खास बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, तो मैं अपनी इस छोटे से जीवन के बारे में तुम्हें क्या बताऊं? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? इससे अच्छा तो ये होगा कि औरों की आत्मकथा पढ़कर और उसके बारे में समझकर, मतलब उनकी जो कमियां हैं उसके बारे में समझकर मैं बिल्कुल मौन रहूं, कुछ ना कहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मतलब मेरी भोली भाली मतलब सीधी आत्मकथा को पढ़कर तुम मेरा क्या भला करोगे? अर्थात मैं हमेशा से ही एक सीधा साधा इंसान रहा हूँ, एक साधारण सा इंसान रहा हूँ। इस इंसान के बारे में जानकर तुम क्या करोगे? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी वो समय नहीं है। कभी बोलती हैं कि अभी वो समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, क्योंकि इस समय मैं जीवन में आने वाली पीड़ा को सह सह कर, यहाँ क्या मतलब है थकी हुई है मेरी मौन व्यथा का मतलब मेरी जो मौन पीड़ा है, मतलब जो मैंने जीवन में कष्ट उठाए हैं उनको उठाते उठाते मैं थक गया हूँ, और जो ये मेरी पीड़ा है ऐसे लगता है अब सो गई है। इसलिए इसके बारे में जानकर तुम क्या करोगे? एक बार फिर से मोटे तौर पर देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा इसमें। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, भंवरा गुनगुनाकर। कवि बोलते हैं कि जब लोग मुझे आत्मकथा लिखने के लिए बोलते हैं तो जो ये मेरा मन रूपी भंवरा है ये ना जाने गुनगुना कर अर्थात धीमी आवाज़ में ना जाने क्या कहकर कितनी कहानियाँ मुझे बताकर चला जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी, ऐसे लगता है मानो मेरे जीवन रूपी वृक्ष की जो मुसीबतों रूपी पत्तियाँ हैं वो गिरती ही जा रही हैं, अर्थात मेरे जीवन में आने वाली मुसीबतों का कभी अंत नहीं हुआ। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस साहित्य रूपी नीले आकाश में अनेक कवियों ने, अनगिनत कवियों ने अपनी आत्मकथा रूपी इतिहास को लिखा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इसमें कवियों ने जिन बुराइयों पर कटाक्ष किया है उनको पढ़कर लोग इनका मजाक उड़ाते रहते हैं। तब भी कहती हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, इसके बावजूद भी तुम ये चाहती हो कि मैं अपने जीवन की कमजोरियों का, अपनी जो उपलब्धियां मुझे नहीं मिली उनके बारे में मैं तुम्हें बताऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। हो सकता है कि इसे सुनकर तुम सुख का अनुभव करो और ये महसूस करो कि जो मेरे जीवन रूपी मटकी है वो तो बिल्कुल खाली है, अर्थात उसमें कोई सुख नहीं है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, लेकिन इस आत्मकथा को पढ़कर कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही इस जीवन कथा को खाली करने वाले, अर्थात मेरे काव्य को चुराकर अपने काव्य को समृद्ध करने वाले हो, ऐसा ना समझने लग जाओ। आगे देखिए, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाली। मेरा रसले का मतलब होता है मेरे विचारों में आनंद लेकर तुम अपने काव्य को समृद्ध करो, ऐसा ना अपने आप को समझने लग जाओ। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि कहते हैं कि मेरा स्वभाव हमेशा से ही सरल रहा है और ये मेरे स्वभाव की सरलता मेरी कमजोरी भी रही है। अगर मैं अपनी इस सरलता का मजाक उड़ाता हूँ तो मेरे लिए ये दुर्भाग्य की बात होगी। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं अपनी आत्मकथा में अपनी गलतियों का वर्णन करूं या उन चीज़ों का वर्णन, उन दुखों का वर्णन करूं जो मेरे अपनों ने या दूसरों ने मेरे साथ किए थे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैंने मधुर चांदनी रात में अपनी प्रेमिका के साथ जो समय बिताया था उसकी मधुर कथा, उसकी साफ सुथरी कहानी मैं तुम्हें क्यों सुनाऊं, क्योंकि कवि को लगता है कि वो तो
मेरी व्यक्तिगत पूंजी है, मैं उसे दूसरों को क्यों बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को, उन चांदनी रात में बैठकर जब मैं अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताता था और हम खिलखिलाकर हंसते थे, तो उन बातों का जिक्र मैं तुमसे क्यों करूं। मिला कहाँ वे सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते हैं कि मुझे जीवन में कभी सुख नहीं मिला, और जिन सुख रूपी सपनों को देखकर मैं जाग जाता था, वो तो सपने कभी मेरे सच हुए ही नहीं। अर्थात मैंने अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त ही नहीं की। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, मेरी बाहों में आते आते वह मुस्कुरा कर भाग जाता था। अर्थात कवि अपनी प्रेमिका को बाहों में भरने के लिए जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाता था, वह मुस्कुरा कर भाग जाती थी। अर्थात उसका प्रेम भी सफल नहीं हुआ। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में यहाँ कवि अपनी प्रेमिका के गालों की सुंदरता का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि मेरी प्रेमिका के जो लाल लाल गाल थे वो इतने सुंदर और मतवाले थे कि उन्हें देखकर ऐसे लगता था कि प्रेममयी उषा भी अपनी लालिमा और अपनी मधुरता इसी से लेती हो। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की, और मेरी प्रेमिका की जो ये यादें हैं, ये मेरी जीवन रूपी यात्रा में एक थके हुए जीवन रूपी यात्रा में यात्रा करते करते जब मैं थक जाता हूँ, पंथा का मतलब क्या होता है, रास्ता, तो उस रास्ते में ये पाथ्य बनती हैं। पाथ्य का मतलब सहारा बनती हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, मेरे मन रूपी सीवन की उधड़ी, यानी मेरे मन रूपी उधड़ी को उधेड़ कर तुम क्या देखोगे, सिवाय पीड़ा के तुम्हें उसमें कुछ नहीं मिलेगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ मैं, अपने छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कहानियों का वर्णन कैसे करूं। अर्थात मेरे जीवन तो छोटा सा है, उसकी कहानियाँ इतनी बड़ी बड़ी नहीं हैं। आगे देखिए, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं औरों की आत्मकथा पढ़कर, जो उस आत्मकथा में जो भी मुझे कमजोरियां बुराइयां दिखाई देती हैं, उनको समझकर मैं चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी भोली भाली आत्मकथा। अर्थात सरल और साधारण से जीवन के बारे में जानकर तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और आज वो समय भी नहीं है कि इस आत्मकथा के बारे में मैं तुमसे कुछ कहूँ, क्योंकि जीवन में पीड़ा सहते सहते, मौन पीड़ा जीवन की मौन पीड़ाओं को सहते सहते मैं थक गया हूँ, और वो पीड़ाएं अब थक कर सो रही हैं। तो इसी तरह हमारी कविता का सरलार समाप्त होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।